नमस्कार। जी बिजनेस का देश के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज के साथ पिछले कई साल से डीप कनेक्ट रहा है। फिलहाल दौर चुनौतियों से भरा है, लेकिन इन्हीं के बीच कहीं ना कहीं अवसर भी मौजूद हैं। ऐसे में हम आज के कार्यक्रम में ग्राउंड पर जो मूड है उसको समझने का प्रयास करेंगे, नई संभावनाओं पर फोकस करेंगे ताकि बंद रास्ते खुल सकें और आप अपना अगला कदम पिछले से बेहतर रख सकें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फिस्मे, प्रशांत गिरबाने, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एमसीसीआईए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं उपकार सिंह आहूजा, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग सीआईसीयू। आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। प्रशांत जी, शुरुआत में आपके पास हम आना चाहेंगे। आप हमें ग्राउंड पर मूड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ओमिक्रॉन फ्रंट पर जिस तरह से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ओमिक्रॉन पर, उसमें एमएसएमईज किस तरह से अलर्ट उनमें है, क्या आप कहना चाहेंगे? किस तरह का इस समय आपको फीडबैक मिल रहा है? देखिएगा, पिछले 19 महीनों से अप्रैल 2020 से एमसीसीआई एक सर्वेक्षण कर रही है हर महीने। हम लगभग 150-200 अलग अलग कंपनियों को ये सवाल पूछते हैं कि आपकी प्रोडक्शन लेवल क्या है। पिछले महीने जब हमने नवंबर एंड का सर्वे लिया तो ये निष्पन्न होता है उसमें कि प्रोडक्शन लेवल अभी 90-91% तक आके पहुंची हुई है। अब ये एवरेज है। अब जब लोगों को हम पूछते हैं, एमएसएमईज को हम पूछते हैं सवाल कि आप में से कितने लोग प्री कोविड कंपैरिजन में 100% के आगे प्रोडक्शन ले जा चुके हैं, तब आधे लोग कहते हैं सर्वेक्षण वाले कि हम ऑलरेडी प्री पैंडेमिक के आगे का प्री प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसमें से 42% लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लेवल प्री पैंडेमिक तक पहुंच जाएगा अगले 3-4 महीनों में, और 8-10% लोग कहते हैं हमें कम से कम 6 महीना लगेगा। अब ये अगर हम देखें, उसका सारांश यही है कि बड़ी कंपनियां ऑलरेडी प्री पैंडेमिक के आगे लेवल का प्रोडक्शन कर रही है, और जितनी कंपनी छोटी है, जितनी इनफॉर्मल है, उतना उसे थोड़ा रिकवरी के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। आपके सवाल पर जाते हुए यह समझ में आता है कि एमएसएमईज अभी कह रही है कि पिछले 2 वेव्स में हमने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हुए हैं। इस बार लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए। ज्यादा फोकस हो वैक्सीनेशंस पर, ज्यादा फोकस हो सोशल डिस्टेंसिंग पर, यह सब सही है, पर लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए, ताकि प्रोडक्शन पे अब जाकर कोई और दिक्कत ना आए। जब सप्लाई चेन के सभी सप्लाई साइड इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, एक इशू जरूर है स्पेशली ऑटो सेक्टर में, जो कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और वो आप सब जानते हैं, वो सेमीकंडक्टर का इशू है। अगले 5-6 महीनों में जैसे ये इशू रिजॉल्व होते जाएगा, सेमीकंडक्टर चिप्स का सप्लाई बढ़ते जाएगा, ओईएम्स और ज्यादा डिमांड सप्लाई कर पाएंगी, तब वेंडर 1 वेंडर 2 जो होते हैं, जो एमएसएमईज होते हैं, उनके लिए भी अच्छे दिन आना चालू हो जाएगा। उपकार जी, अब हम आपके पास आना चाहेंगे, आपका रुख करना चाहेंगे। जैसे प्रशांत जी ने बताया है, पहली 2 वेव्स में एमएसएमईज पर खासा इंपैक्ट रहा, खासकर माइक्रो यूनिट्स वर्स्ट हिट सेगमेंट्स में शुमार थे, लेकिन जैसे अभी बताया जा रहा है कि अब रिकवरी देखी जा रही है और प्री पैंडेमिक लेवल्स की भी बात अभी जैसे प्रशांत जी ने मेंशन किया है, एमएसएमई से ऐसा फीडबैक मिल रहा है, उस तरफ वो बढ़ रहे हैं। आप बता सके कुल मिलाकर किस प्रकार की लर्निंग्स हैं, लुधियाना में किस तरह का मूड है? पिछले 19 महीने का हमारा दौर रहा है, उससे एमएसएमई को काफी परेशानी आई है, और मैं खास तौर पे जो पंजाब और जो नॉर्थ की एमएसएमई है उनकी बात करूंगा। उनकी सिचुएशन अभी 50% से ज्यादा जो एमएसएमई है वो स्ट्रेस में है, और इससे लर्निंग तो यही है कि कैसे हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखनी है। मगर आज की डेट में चैलेंजेस बहुत हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का चैलेंज है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शिपिंग जो हमारा लुधियाना से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, जो शिपिंग चार्जेस है, फ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह जितनी भी कमोडिटीज है उनके रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गए, और उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, मगर मार्केट जो है अभी इतनी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है बढ़े हुए प्राइसेस। इस वजह से मोर देन 50% जो हमारी एमएसएमई है वो इस टाइम स्ट्रेस में।
अनिल साहब, आपके पास आना चाहेंगे। आपने देखा पुणे से किस तरह से रिस्पॉन्स है, लुधियाना से। अनिल जी, ये जो ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें, इसका पहला केस नवंबर 24 को रिपोर्ट किया गया था और एक ही महीने में अगर हम देखें ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इट हैज फोर्स्ड मेनी गवर्नमेंट्स टू इंपोज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग ट्रैवल बैन्स। इसके इंडियन एमएसएमईज के लिए आखिर क्या मायने हैं? ये बहुत ही हाईली कंटेजियस एक वेरिएंट है। तो जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स रहे हैं लाइक होटल, ट्रैवल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट वगैरह, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनके दोबारा चैलेंज निश्चित रूप से आ सकता है। लेकिन जो थोड़ा सा एक खुशी की खबर भी कह लीजिए वो ये है, या एक दिलासा की जो खबर है वो ये कि ये कंटेजियस तो है लेकिन उतना लीथल अभी तक नहीं सामने आया है, जिसकी वजह से मुझे कोई बहुत ऐसी परिस्थिति नहीं लगती कि बहुत लॉकडाउन जिस तरह दूसरे हिस्से में या पहले हिस्से में देखे थे वैसे दोबारा देखने को मिलेंगे। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस तरह से जितना भी हो, कम से कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए लॉकडाउन्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। और जो कंप्लायंस और साथ साथ ही जो सरकारें कर सकती हैं वो ये कि कम से कम जो कंप्लायंसेस हैं उनको लेके बहुत रेस्ट्रिक्टिव ना हो, बहुत टफ ना हो। ऐसी परिस्थितियों में कंप्लायंसेस की 100% पूरा कर पाना संभव नहीं होता, खासकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी खाने की जरूरत है। फाइनेंस से ज्यादा यदि किसी चीज की जरूरत है सपोर्ट में, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी की, कंप्लायंसेस की। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उपकार जी, आपके पास एक बार आना चाहेंगे। रॉ मटेरियल को लेकर तमाम कंसर्न्स रहे हैं और एमएसएमईज के ऑपरेशंस पर काफी इंपैक्ट भी हुआ है। खासकर स्टील के फ्रंट पर आप सरकार के साथ बैठक में भी मौजूद थे। किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है सरकार से, स्टील मेकर्स से? आप क्या शेयर करना चाहेंगे? श्री पीयूष गोयल जी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको हम मिले थे, तो बाद में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें स्टील प्रोड्यूसर भी थे और एसोसिएशन भी थी, कुछ ऑफिसर्स भी थे। उसमें यही डिस्कस हुआ था, वो कहते कि 1 मिलियन टन आप कम से कम जो स्टील है वो अभी स्टार्टिंग पे एमएसएमई को एक स्पेशल प्राइस पे दो। तो वी आर क्वाइट होपफुल के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि जो स्टील प्राइसेस है ऑलमोस्ट दे आर डबल। लास्ट ईयर आफ्टर अगर आप बात करें जुलाई 20 की और अभी प्रेजेंट की, तो ऑलमोस्ट स्टील प्राइसेस है डबल। और हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि जो स्टील मेकर्स हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे अपने प्राइस सेटल कर रहे हैं, जबकि वो आयरन और लोकल यूज करते हैं, पावर लोकल यूज करते हैं। तो इससे मिनिस्टर साहब ने स्टील प्रोड्यूसर को यही बोला कि आप एमएसएमई को कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे आप कम से कम 1 मिलियन टन जो स्टील है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। और वो बड़ी अच्छी मीटिंग रही। मुझे लगता है कि जल्दी ही उस पर कोई ना कोई अनाउंसमेंट सरकार करेगी। अनिल साहब, आप बता सकें, आप रॉ मटेरियल के फ्रंट पर आपका क्या नजरिया है, और आप ये भी बता सकें इंपोर्ट ड्यूटीज पर आप स्पेसिफिकली क्या व्यू पॉइंट रखते हैं? यदि आप देखें कि यूपीए 1-2 में मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस कमीशन बना और उन्होंने देखा कि हमारा का जो परसेंटेज जीडीपी में है कंट्रीब्यूशन वो लगभग 15% के आसपास है, और वो 25% होना चाहिए। बिना उसके हम लोग उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते जितनी की आवश्यकता है देश को। और तब से लेके आज तक भी, उसके बाद एनडीआई उन्होंने भी मेक इन इंडिया और उस तरह की कई स्कीम निकाली, लेकिन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन आज भी 15-16% के बीच में घूमता रहा है। और उनके इसके ना बढ़ने के कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हिंदुस्तान में जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसका जो कॉस्ट है वो इतना ज्यादा है कि यदि आप उसे वैल्यू एड करके यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप ना तो बाहर के प्रोडक्ट से compete कर सकते, और एक्सपोर्ट करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाइना के कॉस्ट को लेके या और कंट्रीज के जिनके साथ भी compete कर रहे हैं। ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इंटरनेशनल प्राइस समस्या नहीं है, वो तो सभी कर देंगे और करेंगे ही। यहां समस्या है कि इंटरनेशनल प्राइस 20% बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान में 40% से 50% बढ़ते हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों? इसका वजह है कि एक तो सभी रॉ मटेरियल्स पर, उन रॉ मटेरियल्स पर भी जिसका जो सारा रॉ मटेरियल हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे कि एल्यूमिनियम जिसका कोल भी अवेलेबल है, बॉक्साइट भी अवेलेबल है, उन पर भी इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगी हुई है। नंबर 3, सेफ गार्ड ड्यूटीज लगी हुई है। उस सब के अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स लगे हुए हैं तरह तरह के, जिसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह, कुल मिला के जिनका इंपैक्ट जो है वो 30 से 40% कॉस्ट बढ़ाने के काम आता है।
और इसी की वजह से जो जितना भी डाउनस्ट्रीम सेक्टर है, एमएसएमईज हैं और उसमें छोटी बड़ी सभी तरह की यूनिट्स हैं, वो अपने आप को ग्लोबली कम्पिटिटिव नहीं कर पाती। कि हमें मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करना होगा और ये जो आर्टिफिशियल बैरियर्स हमने रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स को दिए हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा रहे हैं, इसको हटाना होगा। यही बात हमने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ प्री बजट मीटिंग हुई, उसमें बहुत स्ट्रांगली हमने ये बात रखी है और मुझे उम्मीद है कि इस बार कम से कम रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कॉपर, स्टील, इन सब पर रॉ मटेरियल में प्राइसेस में कुछ कमी जरूर है। प्रशांत जी, आप कब हम रुक करेंगे? प्रशांत जी, इन द बैकड्रॉप ऑफ रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, आप भारत के लिए किस तरह के मौके देख रहे हैं और इन्हें टैप करने के लिए हम आखिर कितने तैयार हैं? एमएसएमईज को आगे कैसे बढ़ना होगा? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ चंद आखिरी महीने, साल थे, तब से लेकर कि यूएस चाइना का एक ट्रेड वॉर चल रहा है। तब यूएस की कई सारी कंपनीज ये ढूंढ रही थी कि चाइना +1 कैसे हम कर पाएं। पैंडेमिक में सिर्फ यूएस ही नहीं बट और भी वेस्टर्न कंट्रीज सोच रही है कि चाइना +1 पॉलिसी हम कैसे अडॉप्ट करें। चाइना +1 का मतलब यही होगा कि चाइना में जो फैक्ट्री है वो तो ठीक है, बट उसके साथ साथ उसका डिपेंडेंस कम करने के लिए और देशों में कैसे फैक्ट्रीज खोली जाए। तब कई सारी इन्वेस्टमेंट जरूर चाइना से बाहर आ रही है और बाकी एशियन देशों में जा रही है। जो बाकी लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एशियन देश है, लो कॉस्ट कंट्रीज वाले एशियन देश हैं, वहां पर जरूर जा रही है। अब कुछ आंकड़े लेते हैं, देखिएगा 2019 में लगभग $31 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना से बाहर निकली है। अब वो गई कहां? इंडिया में कितनी आई? अब इंडिया में आई सिर्फ 10%। तो बाकी कहां गई? तो बाकी गई मलेशिया में 27% और लगभग आधी एक छोटा सा देश है वियतनाम, वहां पर चली गई। अब ये जरूर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? भारत इतना बड़ा देश है, हमारी इतनी सारी स्ट्रेंथ्स हैं, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में क्यों नहीं आई और हमने ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट आए? तब उस पे एक उसके जवाब हैं। पहला उसका जवाब ये है कि उन देशों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमसे और भी बढ़िया है। जरूर हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले कुछ सालों में रैंक बहुत बड़ा है, उसकी सराहनीय करना चाहिए कि 160 से लेकर लगभग 60 तक आया है, बहुत अच्छी बात है। हमने पीएलआई स्कीम लाई है, बहुत अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ हमें और भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान देना होगा। लेबर रिफॉर्म्स जो है उसे जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करने होंगे। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आज हम बातचीत कर रहे हैं एमएसएमई इंडस्ट्री लीडर्स के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। उपकार जी, आप अपना नजरिया शेयर कर सकें। एमएसएमईज को भी, जैसे अभी प्रशांत जी ने मेंशन किया, खुद को किस तरह से बदलना होगा, कुछ पहलुओं का जिक्र किया है। ये हम देख रहे हैं जो लुधियाना में कई ट्रेडिशनल यूनिट्स भी हैं, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस तरह का सपोर्ट चाह रहे हैं और एमएसएमई से आपको क्या फीडबैक मिल रहा है और आप उनको क्या कहना चाहेंगे? एमएसएमई के लिए बड़ा जरूरी है हमारा एक विशेष सर्कल है एमएसएमई का। हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, उस वजह से जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी वैल्यू एडिशन हमें प्रॉपर नहीं मिलती और उसके बाद हम दोबारा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का जो फिनोमेना कहता है कि 30% ऑफ योर रेवेन्यू मस्ट कम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सरकार को ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए जो आपको मानना पड़ेगा, जो इंडियन एमएसएमई है वो टेक्नोलॉजी वाइज इतनी ज्यादा अपग्रेडेड नहीं। और अगर आप वर्ल्ड वाइड, जैसे आप जापान की एसएमईज देखें या ताइवान की एसएमईज देखें, उन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को काफी स्ट्रेंथन किया है। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आपको नई टेक्नोलॉजी लानी है, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो अपनी सप्लाई चेन रीअलाइन कर रही है। सो इसके लिए हमें सरकार को चाहिए कि कुछ स्कीमें पीछे आई थी, जैसे टेक्सटाइल के लिए टफ स्कीम आई थी या CLCS स्कीम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए आई थी। इस टाइप की स्कीम्स देके
जो एसएमईज है या एमएसएमई है उनको अपग्रेड करने के लिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए। ये बता सकें जो आने वाला बजट है इसमें आपकी फिर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से क्षेत्र को एक पुश मिलना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी एमएसएमई मंत्रालय का बजट है वो बहुत कम है और काफी ज्यादा स्कीम्स हैं जो काफी अच्छी स्कीम्स है, मगर वो उनका यूजेज उतना नहीं हो पाता। उसका कारण यही है कि बजट कम है। ये जो स्कीम्स मैंने बताई है, CLSS स्कीम है या इस टाइप की और काफी ज्यादा मार्केटिंग के लिए काफी स्कीम्स है, उनके लिए ज्यादा फंड आने चाहिए ताकि जो छोटे यूनिट्स हैं, माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, वो इनको यूटिलाइज करके अपनी इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। अनिल साहब, ये बताइए जो पेंडेमिक का दौर रहा उसमें एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए कई कदम उठाए गए, आप किस तरह के और मेजर्स की उम्मीद कर रहे हैं? फिस्मे की तरफ से हमने ये भी देखा है कि इस तरह के सजेशंस आए हैं कि जो ऑनलाइन गुड्स बेचने को लेकर एक जो मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उस फ्रंट पर राहत दी जाए, इसके बारे में भी बता सकें आप हमें? है क्या कि जो हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनको जीएसटी में 40 लाख तक की छूट है कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन जैसे वो ई कॉमर्स के थ्रू कुछ सेल करना चाहते हैं, अब घर से ऑपरेट करने वाली कोई लेडी मान लीजिए केक ही बेचना चाहती है, तो यदि वो दुकान पर फिजिकली बेचती है तो जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन यदि वो ई कॉमर्स के माध्यम से बेचना चाहे तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की और उसकी जो कंप्लायंस है वो छोटे लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसमें हमारा ये कहना था कि जो फिजिकल सप्लाईज के लिए जो नियम है वही ई कॉमर्स के लिए भी लागू होने चाहिए और ये डिस्टिंक्शन खत्म होनी चाहिए। 3-4 बातें हमने फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखी हैं एक्सपेक्टेशंस के रूप में एमएसएमई की ओर से, जिसमें एक तो सुझाव बहुत ज्यादा कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसे काफी लोगों को करवानी पड़ी पिछले दिक्कत के पीरियड में, कोविड के लास्ट 19 महीनों में, तो उसमें जो दिक्कत आई है वो एडिशनल सिक्योरिटी की आई है, जिसमें और पैसा लेने के लिए बैंक्स इंसिस्ट करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पर कि आप अपना फर्दर एक एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी लेके आए। इसमें हमारा सुझाव है कि सीजीटी एमएससी के थ्रू ही 100% गवर्नमेंट कवर जो है एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में यदि बना सके जो कोविड अफेक्टेड इंडस्ट्री है और डेट रिस्क है, तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी जो समस्या एमएसएमई सेक्टर से आई है वो ये कि जो ऐसे लार्ज कंपनीज को जिन्होंने अपना माल सप्लाई किया है, जो अब आईबीसी में चली गई हैं यानी इंसॉल्वेंसी में चली गई हैं, उनको लिक्विडेशन के समय पर कुछ नहीं मिलता, यानी उनको ड्यूज नहीं मिलते। तो उसके लिए भी हमने एक रिक्वेस्ट किया है कि अभी आपको जानकारी है ही कि पार्लियामेंट में इस आईबीसी एक्ट एक का अमेंडमेंट पेश किया गया है, तो उसमें हमने सुझाव दिया कि एमएसएमई को सेपरेट सब कैटेगरी के रूप में क्लासिफाई किया जाए और जो उनके ड्यूज है ताकि वो दिए जा सके। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और डोमेस्टिक फर्म्स में कैसे उनको प्रेफरेंस मिले, ये सुझाव तो है ही। कुछ 3-4 बातें जो और कही है वो ट्रेड प्लेटफॉर्म्स को लेकर है, जो फिस्मे का ये मानना है कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बहुत ही इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, फाइनेंसिंग के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एमएसएमईज के लिए हो सकते हैं यदि हम उनके कंप्लायंसेस को इंश्योर करें। 500 की कंपनी चाहे सरकारी है, अर्ध सरकारी है, चाहे सरकार है, यदि कोई खरीदारी करती है, उसका टर्नओवर है, तो उसको ट्रेड प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करना जरूरी होना चाहिए। क्योंकि इन पर आगे हम चलते हुए प्रशांत साहब आपसे एक फाइनल कमेंट हम लेना चाहेंगे। प्रशांत जी, अभी जैसे अनिल जी ने कई सुझाव दिए हैं, ट्रेड्स का भी मेंशन किया और कई तमाम पहलू, हम आपसे एक डिलेड पेमेंट्स पर एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। आप इस फ्रंट पर किस तरह से देख रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए? जैसे कंपनीज विद अ टर्नओवर ऑफ 500 crores और मोर आर रिक्वायर्ड टू ऑनबोर्ड ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, लेकिन इसमें कई इश्यूज रहते हैं, इसे कैसे एक्चुअली ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाए? कुछ ऐसे भी सजेशंस आए कि जो जीएसटी पोर्टल है उससे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक पोस्टिंग होनी चाहिए। ये आपका क्या नजरिया है, या आप इस फ्रंट पर क्या शेयर करेंगे? थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड इसका यह है कि डिलेड पेमेंट हमेशा के लिए बड़ी दिक्कत रह चुकी है एमएसएमईज के लिए। 2006 में जो एमएसएमई डी आया गया उसमें यह कहा गया कि फैसिलिटेशन एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल लगा देते हैं। लगाया, उसका फायदा हुआ पर लिमिटेड फायदा हुआ। फिर बात आती है समाधान पोर्टल लगा, उसका फायदा हुआ 2017 में, बट लिमिटेड फायदा हुआ।
फिर बात आती है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आया 2017 में। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उसकी वजह से डिलेड पेमेंट का इश्यू हल होता है, क्रेडिट अफोर्डेबल होता है और एक्सेसिबल होता है। पर उसका इंपैक्ट भी लिमिटेड है क्योंकि सिर्फ 25,000 एमएसएमईज को इसका फायदा हुआ है। अब एमएसएमईज अगर 6 करोड़ है और सिर्फ 25,000 एमएसएमईज को फायदा हुआ है तो ये तो बात बनती नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज को फायदा हो, इसलिए जीएसटी पोर्टल में जो ई इनवॉइसेस हैं उन्हें एब्सोल्युटली ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में एड वॉल्यूम ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है ताकि हर इनवॉइस पे एमएसएमई अपना डिस्काउंटिंग करवा पाए अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। इस पर गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया है। बात सिर्फ इतनी बचती है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसे इंप्लीमेंट करे ताकि जीएसटीएन और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ये जो 2 डिजिटल पाइप हैं, ये कनेक्ट हो पाए। इसी नोट पर हम आप सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे। प्रशांत जी थैंक यू, अनिल भारद्वाज साहब आपका भी शुक्रिया, उपकार जी आपका भी धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। और आखिर में हम वॉल्ट डिज्नी की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे। We keep moving forward, opening new doors and doing new things because we are curious and curiosity keeps leading us down new paths. तो फिर जब आप हिम्मत हारने लगे तो सोचना कि आपने शुरू किस वजह से किया था। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन सीजन 2 में मंथन होगा एक नए मुद्दे पर। फिलहाल नमस्कार, थैंक यू।